हेलो दोस्तों, वीएस क्लासेज फॉर यू में आपका फिर से स्वागत है। हम आज आपके लिए लेके आ गए हैं आपकी डेली करंट अफेयर्स की क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे आज के दिन के साथ। आज का जो दिन है वो 4 जून। ये है आक्रामकता का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इस दिवस को जो मनाया जाता है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 अगस्त 1982 से प्रतिवर्ष 4 जून को इस दिवस को मनाया जाना स्टार्ट किया था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये है कि जो आक्रमण के शिकार हुए जो बच्चे हैं उनको यौन हिंसा से बचाने और अपहरण से बचाने और साथ ही उनको स्कूल तक पहुंचाने का जो मुख्य उद्देश्य इनका रखा गया था। और साथ ही उनके सतत विकास के लिए एक एजेंडा बनाया गया 2030 तक का, कि उनका सार्वभौमिक वो जो मास्टर प्लान है सार्वभौमिक उनका विकास हो। इनके अंतर्गत बच्चे के बेहतर भविष्य को सुरक्षित किया जा सके, ऐसा इसमें प्रावधान रखा गया है। तो 4 जून का दिन क्या है? आज का दिन है 4 जून आक्रामकता का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। और इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो आक्रमण के शिकार हुए जो बच्चे हैं उनके लिए एक सुरक्षित भविष्य का निर्माण किया जा सके। और कल का जो दिन था 3 जून, वो कल का कौन सा दिन था? 3 जून का वो था विश्व साइकिल दिवस। विश्व साइकिल दिवस। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि आज केंद्रीय जो शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने घोषणा की है कि जो टीईटी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसकी जो वैलिडिटी है वो 7 वर्ष से बढ़ाकर लाइफ टाइम तक कर दी गई है। मतलब अभी तक इसकी जो वैधता थी वो 7 साल के लिए थी। यानी जिस बंदे ने 2020 में, 2021 में, 2019 में ये टेट पास किया है तो उसकी वैलिडिटी अगले 7 वर्ष तक ही थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर आजीवन कर दिया गया है। तो अब कितनी कर दी है टेट की वैलिडिटी? तो टेट की वैलिडिटी हो गई है 7 वर्ष से बढ़ाकर ये कर दिया गया है आजीवन, लाइफ टाइम। तो 7 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन कर दिया गया है। और ये कब से लागू होगा? ये जो नया नियम है ये लागू होगा 2011 से। जो जिन अभ्यर्थियों ने ये परीक्षा पास की है उनके साथ उन पे ये नया नियम लागू होगा। 2011 से पहले जिन्होंने पास की उन पे नियम लागू नहीं होगा। और इसमें सी टेट से लेकर जो भी राज्य के जो टेट है, जैसे बिहार टेट, हरियाणा टेट, पंजाब टेट, राजस्थान टेट, उन सब में भी ये नियम लागू होगा। और साथ ही उनको जो ये नए जो ये प्रमाण पत्र हैं ये भी जल्दी ही जारी किए जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष का अभी कार्यभार किसी ने संभाला है, तो उसका नाम क्या है? तो ये जो नया कार्यभार संभाला, जो नए अध्यक्ष जो बनाए गए हैं ये हैं जस्टिस अरुण मिश्रा। कौन बनाए गए हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जस्टिस अरुण मिश्रा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इनके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं जस्टिस अरुण मिश्रा। कब से बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं 2 जून 2021 से उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है। नए अध्यक्ष ये चुने गए हैं जस्टिस अरुण मिश्रा। और इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे जस्टिस एच.एल. दत्तू, जिन्होंने 29 फरवरी 2016 से लेकर 2 दिसंबर 2020 तक अपना इस पद पर रहे थे। इससे पहले कौन थे? इससे पूर्व थे वो थे जस्टिस एच.एल. दत्तू।
इनसे पहले थे जस्टिस HL दत्तू, जो कि 29 फरवरी 2016 से 2 दिसंबर 2020 तक रहे थे। 29 फरवरी 2016 से रहे थे 2 दिसंबर 2020 तक, 2 दिसंबर 2020 तक ये रहे थे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, एक साथ में इसमें जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन हुआ था वो हुआ था 12 अक्टूबर 1993 में। जो इसका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन हुआ था ये हुआ था 12 अक्टूबर 1993 को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था 12 अक्टूबर 1993 को। और जो इनका मोटो है वो है सर्वे भवन्तु सुखिनः, मतलब सभी सुरक्षित रहें और सभी रोग मुक्त रहें और सभी का जीवन मंगलमय हो। ये इसका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मोटो है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि अभी WHO ने भारत में जो पाए जाने वाले जो कोविड-19 के जो ये वेरिएंट है, अलग अलग जो वेरिएंट है, 2 वेरिएंट, इनके नाम रखे हैं। तो एक वेरिएंट जो B16171 का जो नाम है वो रखा है कप्पा, और B16171.2 का जो नाम है वो रखा है इन्होंने डेल्टा। तो जो भारत में जो पाए जाने वाले कोविड-19 के जो 2 वेरिएंट हैं उनके नाम रखे WHO ने। तो जो भारतीय वेरिएंट जिनको बोला जा रहा है वो एक है B16171, इसका नाम रखा गया है कप्पा, जो WHO ने इसका नाम रखा है। और दूसरे वेरिएंट B16171.2, इसका नाम रखा है डेल्टा। किसके द्वारा? WHO के द्वारा। WHO ने कोविड-19 के ये जो इंडियन 2 वेरिएंट्स हैं इनका नाम रखा है B.1.617.1 का, इसका नाम रखा है कप्पा, और B.1.617.2 इसका नाम रखा है डेल्टा, इसका नाम रखा है डेल्टा। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि अभी जो दुबई में एशियन मुक्केबाजी सीरीज चल रही है, चैंपियनशिप, इसमें संजीत कुमार जो कि 91 किलोग्राम भार वर्ग में खेलते हैं, इन्होंने कजाकिस्तान के खिलाड़ी वैसिली लेविट को हरा के 4-1 से उन्होंने उसको हराया है और उसको हरा के गोल्ड मेडल जीत लिया है। तो कौन है? दुबई में क्या चल रही है? दुबई में चल रही है एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप, एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप। इसमें संजीत कुमार ने क्या जीता है? संजीत कुमार 91 केजी जो भार वर्ग है, इसमें 91 केजी भार वर्ग में इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीता इन्होंने। किसको हराकर? कजाकिस्तान के खिलाड़ी को हराकर, कजाकिस्तान के खिलाड़ी वैसिली लेविट को हराकर। किसको? कजाकिस्तान के खिलाड़ी वैसिली लेविट को हराकर। वैसिली लेविट को इन्होंने कितने से हराया है? 4-1 से हराकर इन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया है अपनी प्रति। और ये हरियाणा के रोहतक जिले के रिटोली गांव से संबंध रखते हैं और ये साथ ही सेना में भी कार्य करते हैं। और इनके जो बड़े भाई हैं संजीव कुमार, वो भी एक बॉक्सर हैं और उन्हीं के अंदर इन्होंने 9 साल तक ट्रेनिंग करके आज ये अपना ये सपना पूरा किया है कि इन्होंने एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप में, जो कि दुबई में चल रही है, उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया है। और इनके अलावा जो 2 और खिलाड़ी हैं उन्होंने भी रजत पदक जीते हैं, और वो हैं अमित पंघाल, ये कि 52 किलोग्राम भार वर्ग में है, और शिव थापा 64 किलोग्राम भार वर्ग में। इन दोनों ने सिल्वर मेडल जीता है, रजत पदक इन्होंने जीता है। कौन है? एक तो है अमित पंघाल, इन्होंने 52 केजी में
52 kg में जीता है रजत पदक। दूसरे हैं शिव थापा, इन्होंने जीता है, इन्होंने भी रजत पदक। और ये सॉरी शिव थापा का लिखा है, शिव थापा 64 kg में, शिव थापा ने 64 kg में बार वर्ग में जीता है। और अमित पंघाल ने 52 kg वाले में जीता है रजत पदक। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि अभी विश्व भर के जो किसानों के लिए विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड तैयार किया गया है। वो तैयार किया है इफ्को ने। इफ्को का मतलब है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। इन्होंने जो अभी ये जो ये बनाया है तो यूरिया का जो लिक्विड, नैनो यूरिया लिक्विड, ये बनाया है इफ्को ने। इससे जो फ़ायदा होगा कि जो किसानों का जो खेती में जो लागत है वो उसमें काफ़ी कमी हो जाएगी, क्योंकि जहाँ पे 1 बोरी यूरिया का प्रयोग होता था उसकी जगह आधा लीटर यूरिया ही काफ़ी रहेगा। और ये जो स्वदेशी रूप से तैयार किया गया ये नैनो का जो यूरिया का जो ये रूप है, ये तरल रूप है, मतलब ये लिक्विड फॉर्म में है। और इसका जो उत्पादन है वो जून महीने से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब इस महीने से इसका स्टार्ट हो जाएगा। और इसका मूल्य जो होगा वो होगा 240 रुपये पर हाफ, मतलब पर 500 ml, मतलब 500 ml का जो रेट होगा वो 240 रुपये लीटर होगा। और ये इसका जो मतलब ये क्या होगा कि इतना जो इसका रेट है वो जो यूरिया की जो बोरी आती है उससे इसका रेट 10% कम होगा। तो नैनो यूरिया लिक्विड किसने तैयार किया है, अगर क्वेश्चन ये आता है तो नैनो यूरिया लिक्विड ये तैयार किया है इफ्को ने। नैनो यूरिया लिक्विड ये तैयार किया है इफ्को ने। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, इन्होंने इसको मतलब ये स्टार्ट किया है, ये इसका नैनो यूरिया लिक्विड ये बनाया है इन्होंने। और ये इसका जो प्रोडक्शन है, जो इसका उत्पादन है वो जून माह से स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो इसको जो बनाया गया है वो बनाया गया गुजरात के कलोल में नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर में। कहाँ बनाया गया इसको, गुजरात के कलोल में स्थित नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर में, नैनो बायो टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर में इसको बनाया गया। और ये जो इसका जो इससे क्या है, इसका जो सरकार का मानना है कि इससे जो है ना कि किसानों की आय भी बढ़ेगी इससे, मतलब इसका जो अंदाजा है कि जैसे जो लागत कम होगी तो किसानों की से आय भी बढ़ेगी। और जो ये लॉन्च किया गया था, ये इफ्को ने इसको लॉन्च किया है 31 मई 2021 को इफ्को ने इसको नैनो यूरिया लिक्विड को दुनिया के सामने लॉन्च किया। और ये विश्व भर के जो किसान हैं उनके लिए इसको बनाया गया है। तो नैनो यूरिया लिक्विड किसके द्वारा बनाया गया, इफ्को के द्वारा। और कहाँ पे, गुजरात के कलोल में स्थित नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर में। और इसको लॉन्च किया गया है 31 मई 2021 को। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि असम राइफल्स के नए महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर को बनाया गया है। किसको बनाया गया है, असम राइफल्स के नए महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर। लेफ्टिनेंट प्रदीप चंद्रन नायर, इनको क्या बनाया गया है, इनको बनाया गया है असम राइफल्स के महानिदेशक।
असम राइफल्स के महानिदेशक। सॉरी, लेफ्टिनेंट जनरल रहेगा, लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर को असम राइफल्स के महानिदेशक बनाया गया है। इनसे ये जो क्या बने, ये 21वें महानिदेशक है। कौन से? 21वें महानिदेशक बनाया गया है इनको। इन्होंने 1 जून को ये पद ग्रहण किया है। 1 जून 2021 को पद ग्रहण किया है इन्होंने। 1 जून 2021 को इन्होंने अपना पद ग्रहण किया है। और इनसे पहले थे लेफ्टिनेंट जनरल सुखदीप सांगवान। इनसे पहले 20वें कौन थे? इनसे पहले थे लेफ्टिनेंट जनरल सुखदीप सांगवान। इससे पहले थे लेफ्टिनेंट जनरल सुखदीप सांगवान। उनके बाद वे, जैसे उनके रिटायरमेंट के बाद अभी नया पद भारतीय ने ग्रहण किया है 1 जून 2021 को। 1 जून 2021 से इन्होंने अपना स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि वाइस एडमिरल जो रवनीत सिंह हैं, वो उनको नौसेना के जो भारतीय नौसेना है उन स्टाफ के उनका उप प्रमुख उनको बनाया गया है। और उन्होंने भी अपना पद ग्रहण किया है 1 जून 2021 से। 1 जून 2021 से किसको बनाया गया? 1 जून 2021 से बनाया गया वाइस एडमिरल रवनीत सिंह को। रवनीत सिंह वाइस एडमिरल। वाइस एडमिरल रवनीत सिंह को क्या बनाया गया है? नौसेना स्टाफ का उप प्रमुख। क्या बनाया गया है? भारतीय नौसेना स्टाफ का उप प्रमुख इनको बनाया गया है। और इन्होंने कब से स्टार्ट किया अपना? इन्होंने भी 1 जून 2021 को पद ग्रहण किया है। और ये इन जो ये इसमें भारतीय नौसेना में कब आए थे? ये आए थे भारतीय नौसेना में 1 जुलाई 1982 को, ये 83 को, सॉरी 1 जुलाई 1983 को ये भारतीय नौसेना में कमीशन हुए थे। इन्होंने जो अपना इसमें ज्वाइन किया था इंडियन नेवी। 1 जून 1983 को इन्होंने अपना इंडियन नेवी ज्वाइन किया था। और इनसे पहले जो पूर्व जो ये थे वाइस एडमिरल थे, ये थे MS पवार। और जिनका जो 21 मई 2021 को ये सेवानिवृत्त हुए हैं। कौन थे इनसे पहले? MS पवार। इनसे पहले थे MS पवार। इनसे पहले MS पवार थे। तो भारतीय नौसेना के जो एडमिरल है वो कौन है? तो भारतीय नौसेना के एडमिरल है करमबीर सिंह। ये क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय नौसेना के एडमिरल, तो एडमिरल है, अगर एडमिरल कोई पूछे तो एडमिरल है करमबीर सिंह। भारतीय नौसेना के जो एडमिरल है वो है करमबीर सिंह। और इन्होंने जो ज्वाइन किया था वो 31 मई 2019 को किया था। कब किया था ये? इनका जो कार्यकाल है 31 मई 2019 से 3 वर्ष का कार्यकाल, तो जो कि भाई 2 साल 2022 तक चलेगा। 31 मई 2022 तक, अभी 1 साल तक ये और एडमिरल बने रहेंगे, एडमिरल करमबीर सिंह। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। कल फिर हम आपके लिए क्लास लेके आएंगे और अच्छी अच्छी जानकारी कल आपको फिर से देंगे। तब तक के लिए थैंक यू।